होकर के पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस हो गई बैक्टीरियल सेल डिवीजन की। जब म्यूटेशन की या ये कहें कि वेरिएबिलिटी की बात करते हैं, वेरिएशंस कहाँ से आते हैं बैक्टीरिया में, ठीक है, तो टर्म एक सुना होगा म्यूटेशन का। ठीक है, क्या इससे पहले कभी म्यूटेशन के बारे में अगर कुछ सुन रखा है तो वो क्या डेफिनेशन सुन या पढ़ रखी है, बता सकते हो? सब सब साथ में मत बोलो, एक एक लोग करके बोलो। अंकिता, हाँ बताओ। हाँ ठीक है, वो म्यूटेशन है। ठीक है, सडन चेंजेस है ना, लेकिन केवल सडन चेंजेस अगर ये कहें कि एक ही पॉपुलेशन में या एक ही जनरेशन तक रह जाएंगे तो वो म्यूटेशन थोड़ा ना होगा। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन का होना मतलब यहाँ पे वेरिएबिलिटी कही गई है। ठीक है, बात समझो। म्यूटेशन की डेफिनेशन तब इनकम्प्लीट हो जाती है जब आप उसमें हेरिडिटरी वर्ड नहीं लगाओगे, इनहेरिटेंस लगाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सडन चेंजेस अगर केवल एक ही पॉपुलेशन तक रह जाते हैं, मेन ये बात भी समझो कि म्यूटेशन का नेचर ने म्यूटेशन जैसा फिनोमेना बनाया क्यों है, इसलिए ताकि स्पीशीज पहले से बेहतर होती रहे। ठीक है, पहले से बेहतर होती रहे, या ये क्या है कि धीरे धीरे वेरिएशन, या सिंपल है ऐसे समझो कि मान लीजिए इवोल्यूशन एक टर्म पढ़ते हो, ठीक, कि यूनिसेलुलर से फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। ठीक, तो ये यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बन कैसे गए? कहीं ना कहीं अब जब आपको मालूम है, आपने ये सारे जितने भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये जो फिनोमेना पढ़ रखे हैं, तो इससे ये समझ में आता है, या जेनेटिक्स पढ़ रखी है, कि सारे के सारे फैक्टर्स को गवर्न कौन कर रहा है? जीन्स गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जीन में कहीं चेंजेस होंगे तब तो। पहले अगर प्रोटोजोन मान लीजिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, वो किसी तरह से ऑटोट्रोफिक मोड में अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे थे या कुछ भी, जैसे जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस थी वो अपने मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होकर के काम कर रहे थे। फिर धीरे धीरे ये हेटरोट्रॉफिक मोड कैसे बन गया? क्योंकि पहले तो ऑटोट्रॉफ्स आए थे, ये बात कंफर्म ही है। ठीक है, सनलाइट के थ्रू उन्होंने, क्योंकि प्रोड्यूसर्स पहले कहते हैं कि एक वो जुमला है ना, कि पहले भगवान किसका रोटी का इंतजाम करते हैं, उसके बाद फिर भेजते हैं, है ना। तो वही चीज है यहाँ पर भी। ठीक, कि वो जो मल्टी सेल्युलरिटी का कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से? यहीं से, क्योंकि धीरे धीरे उस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, जिससे फिर दूसरी स्पीशीज बनी। फिर धीरे धीरे वो सेल डिवाइड होना, हो सकता है उसमें फिर लेबर ऑफ डिवीजन, इस तरह का कोई कंसेप्ट आया, तब जाकर के वो मल्टी सेल्युलर या कहें टिश्यू फॉर्म किया, टिश्यू फॉर्म से फिर ऑर्गेन फॉर्म किया, ऑर्गेन से फिर सिस्टम फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चेन है, या ये कहें कि इवोल्यूशन है, उसका मेन कॉज कौन हो गया? म्यूटेशन। और जब भी म्यूटेशन की बात करते हैं तो नॉट ओनली सडन चेंजेस, सडन इनहेरिटेबल चेंजेस, या जो ऐसे चेंजेस किसी पॉपुलेशन में होने वाले ऐसे सडन चेंजेस जो कि नेक्स्ट जनरेशन में भी जाते हैं, वो कहलाता है म्यूटेशन। ठीक है, जब कभी हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, और इससे इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? सबसे पहला तो यही हो गया कि जब भी म्यूटेशन होगा तो वो पहली जो पेरेंटल सेल थी उससे कुछ ना कुछ डॉटर सेल में फर्क होगा। ठीक है, या ये कहे कि वेरिएशंस आ जाएंगे। और उन वेरिएशंस का क्या मतलब हुआ? धीरे धीरे जैसे जैसे वेरिएशंस आते रहेंगे तो होगा क्या कि जो एकदम ग्रैंड सेल थी, या ये क्या है कि जो वाइल्ड टाइप था, उससे जो आने वाली जनरेशन है वो एकदम फर्क हो जाएंगी। और जब धीरे धीरे इसी तरह से चेंजेस होते रहेंगे, डिफरेंट होते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आता है कि वो स्ट्रेन ही फर्क हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल जब हम म्यूटेशन की बात करते हैं, हायर प्लांट्स में बात करें या ह्यूमन बींग्स में बात करें, तो उसमें क्या होता है, इन्हीं वेरिएशन से स्पीशीज बन जाती है, दूसरी स्पीशीज बन जाती है। लेकिन जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? कि इससे स्पीशीज नहीं बन रही है। ठीक है, इससे स्पीशीज नहीं बनती है, इससे स्ट्रेन्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक, और इसके साथ में ही कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रेन्स डेवलप होने के साथ साथ में उनकी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी का कैपेबिलिटी है, उसमें भी धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं।
अगर यानी कि एक शब्द में या एक लाइन में कहें तो म्यूटेशन बेसिकली क्या हुआ कि वो सडन चेंजेस जो कि इनहेरिटेबल है, ठीक है, वो कहलाया म्यूटेशन। इसके इस म्यूटेशन की वजह क्या की वजह से हुआ क्या, वेरिएशंस आ गए, और वेरिएशन ने फाइनली क्या कॉज किया, इवोल्यूशन। यानी ये भी कह सकते हैं इवोल्यूशन की मेन वजह या नई स्पीशीज के डेवलप होने की मेन वजह कौन है, म्यूटेशन। ठीक, यूजुअली जब बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में कौन सा होगा, ऑलवेज जीन म्यूटेशन होता है। ठीक, जीन म्यूट, और सबसे पहले इसको डिस्कवर कैसे किया गया था, आपको मालूम है, बैक्टीरियोफाज पढ़ चुके हो। बैक्टीरियोफाज और इकोलाई में जब बैक्टीरियोफाज की ही डिस्कवरी या बैक्टीरियोफाज से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, उसकी स्टडी करी जा रही थी, जो कि बैक्टीरिया ईटर्स है। तो एक समय के बाद में ये देखा गया कि कुछ कुछ ऐसी बैक्टीरियल सेल्स थी, क्योंकि आपको मालूम है कि फाज का इन्फेक्शन किस पे होता है, इकोलाई पर होता है। तो कुछ समय बाद ये देखा गया कि कुछ ऐसी इकोलाई थी जो कि बैक्टीरियोफाज से रेजिस्टेंस शो करती थी। यानी ये जो लिटिक वाला से साइकिल चलता था वो उन पर्टिकुलर इकोलाई की सेल्स में नहीं दिख रहा था। ठीक है, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे बैक्टीरियल सेल केपेबल हो रही थी कि वो रेजिस्ट कर सके, कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, पूरी तरह से बचा सके। ठीक है, तो ये जो म्यूटेशन का, और वो हुआ किस वजह से था, बिकॉज ऑफ उनके जेनेटिक मेकअप में या जीन म्यूटेशन हुआ था, या ये कहें जीन में चेंजेस आ गए थे, जिसकी वजह से इकोलाई की जो सेल थी वो रेजिस्टेंस शो करती थी। ठीक है, और ये जो म्यूटेशन है इसका अगर रेट की बात करें तो ये देखा गया कि ये रैंडमली होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक फ्रीक्वेंसी सेट फ्रीक्वेंसी के साथ होंगे। ठीक है, रैंडमली होते हैं, दैट मीन्स आज किसी जनरेशन में हुआ, किसी जनरेशन में नहीं हुआ। लास्ट में अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो जब भी बैक्टीरियल सेल में ये म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से होगा क्या कि एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी, इसी वजह से देखो कहा जाता है ना कि बहुत ज्यादा जैसे जो जैसे हमारी इम्यूनिटी काम करती है वैसे ही, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए भी है कि बहुत ज्यादा धीरे धीरे जैसे वो पेन किलर्स जो नहीं आते हैं, कौन से क्रोसिन वगैरह, ठीक है, पहले एक नॉर्मल सी आती थी, अब उसको धीरे धीरे उसका जितने भी वो पावर है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। वजह क्या है कि क्योंकि अब वो असर ही नहीं कर रही है ना बैक्टीरिया पे, बैक्टीरिया अपने आप को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है उस पेन किलर के अगेंस्ट, है ना। तो दीज आर दी एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स हमेशा ऐसे ही काम करती है, और उससे होता क्या है कि बैक्टीरिया भी धीरे धीरे अपने आप में, मतलब अपने जेनेटिक मेकअप में धीरे धीरे चेंज करने लगता है, क्योंकि वो भी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, है ना। और इस प्रोटेक्शन की वजह से होता क्या है कि एक नया स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, फिर उससे यही होता है कि जो पहले दवा यूज कर चुके हैं वो उस पर असर ही नहीं कर रही, फिर उसके अलावा कोई और, मतलब उससे भी बेहतरीन दवा लानी पड़ती है कि ताकि उस पर बैक्टीरिया पर या उस बैक्टीरियल डिजीज पर इफेक्टिव हो सके। ठीक है, तो वो क्या रहा है, बेसिकली म्यूटेशन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी आ जाती है बैक्टीरिया में। ठीक है, एंड द लास्ट वन, उससे होता क्या है कि स्पीशीज या क्या है कि बैक्टीरिया में ही, स्पीशीज तो नहीं, बैक्टीरिया में ही नए स्ट्रेन्स डेवलप होने लगते हैं, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद तो वो स्पीशीज भी बना देगा। ठीक है, क्योंकि अगर पूरे इवोल्यूशन की बात करें तो कभी ना कभी कुछ कुछ ही सेल्स रही होंगी, फिर वो धीरे धीरे मतलब कि उसी से, उन्हीं कुछ सेल से धीरे धीरे नई स्पीशीज बनी होंगी। ठीक है, जब बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट पढ़ोगे तो इसको और भी समझ पाओगे। ठीक है, जब भी मतलब जिस भी ईयर में पढ़ोगे। अब ये बताओ इसमें से क्या चीज है ऐसी जो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आई है म्यूटेशन में। हाँ, हाँ बताओ।